बजट और आर्थिक समीक्षा में अंतर क्या होता है? बजट वो होता है जो अगली साल हम करेंगे, यानी कि इस साल बजट जारी होगा कि आने वाले एक साल के अंदर हम ये काम करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा ये होती है कि हमने एक साल में ये काम कंप्लीट किए हैं, देखो हमने जो बोला था वो हमने कंप्लीट किया या नहीं किया, वो आर्थिक समीक्षा में आता है। ठीक है ना? ढंग से एक बार ही मैटर बना दो, बार बार कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। एक बार कोचिंग करने के बाद तुम गांव चले जाओ और गांव जाके आराम से पढ़ाई करो। हम दोनों मिलकर साथ संघर्ष करेंगे और इस बार पशु परीक्षर 100% सिलेक्शन लेंगे, ये मेरा वादा है। ये आप भी हमसे वादा कीजिएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान के पशु बीमा और संबंधित योजनाएं। ध्यान से पढ़िएगा, ये टॉपिक से 100% एक सवाल आने वाला है। हो सके तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वरना एक तो 100% आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी अगर ऐसी योजनाएं बनाकर कोई काम की जाती है तो सरकार उसको बताना जरूर चाहेगी कि हम पशुओं के लिए ये काम कर रहे हैं और वर्तमान में हमने ये किया है, या फिर सरकार ये करती आ रही है। पशुओं में ज़्यादातर जो बीमा योजना है वो आपके गाय से संबंधित, भेड़ से संबंधित या फिर ऊंट से संबंधित बहुत ज़्यादा जो योजनाएं आती हैं बीमा की, वो होती है। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी क्लास पसंद आए हैं आपको तो प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वैसे अपना परिवार बढ़ ही रहा है, जैसे आप लोगों की कामनाएं हैं उसी प्रकार। चलो, आज का जो सेशन रहेगा अपना वो रहेगा राजस्थान की पशु बीमा योजना। मैं बताना चाहता हूँ इस योजना के अंदर मैं डेयरी विभाग से संबंधित योजनाएं नहीं करवा रहा हूं। यहां पर मैंने केवल और केवल पशु और पशुपालन विभाग द्वारा जो योजनाएं निकाली गई और पशुओं से संबंधित जो योजनाएं चली जा रही हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं एक साथ इतनी योजना बताऊंगा तो आप याद भी नहीं कर पाओगे। एक टॉपिक और रहेगा जिसमें रहेगा आपके राजस्थान का डेयरी उद्योग रहेगा। उसके अंदर डेयरी के यानी कि दुग्ध उत्पादन और डेयरी से संबंधित जितनी भी योजनाएं रहेगी आपको उसमें करवा देंगे। ठीक है ना? चलो, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। सभी ओके है? रेडी? चलो, हम बात करते हैं डेयरी की, सॉरी बात करते हैं अपन बीमा की। किसकी बात करते हैं? बीमा की। बिल्कुल। LIC एक अलग चीज होती है, कहते हैं ना, हाँ, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। ये तो अब सरकार ने इसमें भी आपके कर दी गई है। जो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है उसके अंदर ये चीज कर दी गई है कि पशु जीता जी है वो तो ठीक है, मरने के बाद आपको 40,000 रुपये एक पशु पर देंगे सरकार, ये अब कर दी गई है। ठीक है ना? LIC की तरह भी इसमें भी आएगी, अपन बात करेंगे। चलो, पशुधन बीमा की बात करें अपन, तो ये टॉपिक पढ़े अपन, इससे पहले अपन ध्यान रखो। चलो, अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो बीमा के अंदर पशु बीमा की मैं बात करूं, पशु बीमा के अंदर मुख्य रूप से किन किन पशुओं को ध्यान में रखना है उन चीज़ों के बारे में अपन बात करें। मैं बात करूं, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पशु बीमा। पशु बीमा योजना या पशुओं से संबंधित और भी कोई योजना है तो पशुओं से संबंधित आपको ज्यादातर जो योजना है वो ध्यान रखनी है आपको कि पशुओं से संबंधित योजनाएं है कौन कौन सी, पहले तो वो देखो। अगर मैं बात करूं यहां पर पशुओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो मैक्सिमम मैक्सिमम बीमा योजना है वो ज्यादातर 3 पशुओं पर की जाती है। कोई कहता है क्या कि भाई मैं अपने सूअर पे बीमा करूं? पॉसिबल नहीं है। लोग बकरियों पे बीमा नहीं करवाते, भेड़ पर बीमा करवाते हैं, गाय पे बीमा करवाते हैं, ऊंट पे बीमा करवाते हैं, भैंस पे भी नहीं करवाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये इधर ये जो अपना पशुपालन इधर ज्यादा होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा करवाते हैं। ठीक है ना?
चलो अपन बात करते हैं। एक तो बीमा सर्वाधिक होंगे, बीमा की योजनाएं होगी, वो होगी एक तो आपके गाय पर, और एक अपन बात करें आपको ज्यादातर पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको भेड़। भेड़ से संबंधित अगर कोई भी योजना है तो 100% पढ़नी है। और तीसरी मैं बात करूं ऊंट, गाय, भेड़, ऊंट, गाय के साथ भैंस आ जाएगी। कोई ऐसी योजना नहीं है जो स्पेशल भैंस के लिए निकाली गई है, पर काफी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल ऊंट के लिए निकाली गई हैं। काफी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल भेड़ के लिए हैं, और काफी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल गाय के लिए हैं। तो आप इस बात को समझिएगा, यानी कि राजस्थान के अंदर ऐसी योजनाएं जो केवल गाय के लिए, कुछ ऐसी योजना है जिसमें गाय और भैंस को साथ में लाभान्वित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अपन गाय से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आपको पढ़नी है उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो पहले देखो, गाय से संबंधित मैं बात करूं, गाय से संबंधित आपको सबसे पहली योजना है वो याद रखनी है, दुग्ध अक्षय योजना। दुग्ध अक्षय योजना आपके एग्जाम में सीधा आएगा। दुग्ध अक्षय योजना का संबंध किस पशु से है? गाय से। दूसरी में बात करूं तो सीधी याद रखना है आपको गोपालन योजना। गोपालन बीमा योजना, बिल्कुल गोपालन बीमा योजना, इसमें पशुपालक का बीमा होता है, ग्वाले का बीमा होता है, किसानों का बीमा होता है। पशुओं के ऊपर तो सभी बीमा कर रहे हैं, पशुपालक के ऊपर यहां पर बीमा हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो, दूसरी आपको याद रखनी है गोपालक बीमा योजना। तीसरी योजना आपको ध्यान रखनी है गो रक्षक बीमा योजना। गो रक्षक बीमा योजना। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट योजना है वो है आपके कामधेनु बीमा योजना। इसी कामधेनु बीमा योजना को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया था, और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के नाम से अभी नई एक योजना निकाली गई थी, ये इसी का रूपांतरण है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु बीमा योजना। तो देखो भाई, याद कर लो, यहीं पर गायों से संबंधित मैंने कितने बताए हैं आपको। पहली दुग्ध अक्षय योजना, गोपालक बीमा योजना, गोरक्षक बीमा योजना और कामधेनु बीमा योजना। ये सारी की सारी योजनाएं हैं वो किससे संबंधित है? आपके बिल्कुल गायों से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायों से संबंधित। चार चार योजनाएं हैं, ज्यादा नहीं है, वापस बोलो तो 1 मिनट में भी आपको याद हो जाएगी। चलो, अब बात कर लेते हैं अपन भेड़ पालन की। भेड़ की कौन कौन सी योजना है? तो पहली देखो, मुझे ये बताओ, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिल्कुल अविकानगर टोंक के अंदर। तो अवि शब्द जहां पर जिस योजना में आएगा, जैसे अवि कवच बीमा योजना, अविका पाल जीवन बीमा योजना, यानी कि जहां पर अवि शब्द का, अवि रक्षक योजना, अवि जहां पर शब्द आया है, अविकानगर से अवि निकाल लेना, अविका जहां पर अवि शब्द आएगा, अविका नगर टोंक के अंदर है। भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक। अवि जहां पर शब्द आए तो समझ लेना भेड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है, ठीक है ना। अवि कवच बीमा योजना। अब दूसरी जो योजना है देखो, वापस अवि से ही शुरू हो जाएगी। मैंने कहा ना अवि, अवि बाद आएगा, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा अविका, अवि का पालक बीमा योजना।
अवि सुरक्षा बीमा योजना, ये सब के सब आपके भेड़ से संबंधित है। किन से संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। चाहे अवि कवच बीमा योजना क्यों, अवि का पालक बीमा योजना क्यों, अवि सुरक्षा बीमा योजना, अवि सुरक्षा बीमा, या फिर मैं कह दूं अवि सुरक्षा, या फिर अविरक्षक बीमा योजना, ये सारी की सारी हो जाएगी आपके किससे संबंधित? भेड़ से संबंधित। तो देखो यहां समझ आए हो आपके, ये एक हो गई आपके गाय से संबंधित, दूसरी हो गई आपके भेड़ से संबंधित, और तीसरी हो जाएगी आपके ऊंट से संबंधित। ऊंट का भी वही होता है, वो अलग है, जहां पर ऊंट के टोडियों को पैसे दिए जाते हैं, 3 किस्तों में दिए जाते थे, उसके बाद में 2 किस्तें कर दी, 10,000 रुपये देते थे, 5,000 रुपये की 2 किस्तें कर दी, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ तो सही है ना तबीयत? अब तो ऊंट बीमा योजना एक, दूसरी हो जाएगी आपके ऊंट पालक बीमा योजना, और तीसरी हो जाएगी ऊंट रक्षक बीमा योजना, ठीक है ना? 3 बीमा हो जाए। चलो भाई, ऊंट से संबंधित ले लो, ऊंट पालक योजना, ऊंट पालक बीमा योजना, डायग्राम छाप लो साथ में। ऊंट पालक बीमा योजना, दूसरा हो जाएगा आपके ऊंट बीमा योजना, ऊंट बीमा योजना, और तीसरा जाएगा आपके ऊंट रक्षक योजना। ऊंट रक्षक बीमा योजना, ये 3 योजनाएं हैं जो आपके ऊंट से संबंधित है। यानी कि 4 और 3 7 8 9 10 योजना रो नाम मैं थाने सीधो लिख लियो, ठीक है ना? गाय से संबंधित कौन कौन है, भैंस से संबंधित, भेड़ से संबंधित कौन कौन है, और ऊंट से संबंधित कौन कौन सी है। ज्यादातर जो बीमा है वो आपके इससे संबंधित ही किया जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हमें यहाँ बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इनके बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना? अब मैं बात करा अपन गाय के बारे में पढ़ा ला, इसके अलावा पशुपालन से संबंधित और भी जो योजनाएं आई हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन गाय की बात करा, गाय की बीमा योजना कौन कौन सी है? एक तो मैंने लिखा दुग्ध अक्षय बीमा योजना, वो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। एक हमने लिखा गोपालन बीमा योजना, गोपालक बीमा योजना, गो रक्षक बीमा योजना, और एक हो जाएगी कामधेनु बीमा योजना, ठीक है ना? चलो, गाय से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। सबसे पहले ध्यान दो, पढ़ना क्या क्या है वो ध्यान दो। सबसे पहले पहली योजना मैंने आपको लिखी है, वो थी दुग्ध अक्षय योजना। दुग्ध अक्षय योजना, उसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, इतने ध्यान रखिए। दुग्ध अक्षय योजना है वो गाय से संबंधित है। गोपालक बीमा योजना, गोपालक बीमा योजना, इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान यही रखना है, यह योजना कौन सी? गोपालक बीमा योजना। इसमें पशुपालक का बीमा होता है। इसमें किसका बीमा होता है भाई? पशुपालक का बीमा होता है। हम ये कद आई कद नहीं आई, कभी भी सन नहीं आएगा नहीं, इतना बताया जाता है, ठीक है ना? बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे जो सन में आएगी, जिसमें सन लिखाना है मैं खुद ही लिखा दूंगा कि फलानी योजना कब आई, इसमें केंद्र सरकार का कितना अनुदान है, राज्य सरकार का कितना अनुदान है। बस अपने इतना यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है, वो मैंने आपको लिखा दी। कौन सी लाइन याद रखनी है? गोपालक बीमा, एक गोरक्षक बीमा, और एक कामधेनु जो योजना आई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कामधेनु बीमा योजना, ठीक है ना? क्या नाम था? कामधेनु बीमा योजना।
या साथ में लिख लूं, कामधेनु बीमा योजना। और अभी वर्तमान में चल रही है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, दुधारू पशुओं को 40,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा अभी वर्तमान के अंदर ये चल रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल से लिखूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कामधेनु बीमा योजना के बारे में ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये प्रारंभ कब हुई, ये योजनाएं प्रारंभ कब हुई थी? तो ये योजनाएं 1997-98 में प्रारंभ हुई थी, 1997 से 1998 में, ठीक है ना। 1997-98 में प्रारंभ हुई थी और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अनुपात था। ये हो गई केंद्र और ये हो गई राज्य सरकार, तो दोनों का अनुपात था वो 50:50 का था। 50% निवेश तो केंद्र सरकार करेगी और 50% जो निवेश है वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 50:50 का रेशियो रखा गया, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर कितनी पड़ी है, 4 योजनाएं लिखी। उसमें से मैंने एक तो गोपालक बीमा योजना के बारे में आपको लिखा है। कौन सी बीमा योजना हो जाएगी? गोपालक बीमा योजना। और दूसरी कामधेनु बीमा योजना का दुग्ध अक्षय योजना और गौरक्षक योजना, ये भी गाय से संबंधित है। आपको इतना सा ध्यान रखना है, हो जाएगा ना। ले उतार, उतार, हो गया। चलो हाँ, अब इसी तरह अपन बात कर ले, भेड़ की बात कर लेते हैं। पहले बीमा से संबंधित है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन कामधेनु के बारे में डिटेल से लिखेंगे, ठीक है ना। भेड़ में भी 2 चीज है ना। चलो भेड़ में मैंने कितनी योजना लिखी थी, यहाँ पर देखो। एक मैंने लिखी अवि कवच बीमा योजना, इसमें भेड़ का बीमा होता है। अवि का पालक बीमा योजना, इसमें भेड़ पालन का बीमा होता है। बस 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। पहली योजना हो जाएगी आपके सामने अवि कवच बीमा योजना। अवि कवच बीमा योजना में इतना सा ध्यान रखना कि इसमें भेड़ का बीमा होता है या फिर किया जाता है। और दूसरी हो जाएगी आपके सामने, वो हो जाएगी आपके भाई, दूसरी आपके सामने हो जाएगी, वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल, अवि का पालक जीवन बीमा योजना। अवि का पालक जीवन बीमा योजना। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें यह ध्यान रखना है कि इस योजना में भेड़ पालक का बीमा होता है। इसमें भेड़ पालक का बीमा होता है, ठीक है ना। बताओ नाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। मगरा, पोंगल, जैसलमेरी, चनौदर, मालपुरी, सोनाड़ी, बताओ। अरे जैसलमेरी ऊंट है, जैसलमेरी भेड़ नहीं हो सकता क्या? जैसलमेरी भेड़ और ऊंट दोनों की है। और कौन सी हो जाएगी? बारबरी बकरी की होती है। बारबरी किसकी होती है? बकरी की होती है। बारबरी बकरी की, ठीक है ना। चलो हो गया। भेड़ से संबंधित हो गए। ऊंट से संबंधित
ऊंट बीमा योजना में ऊंट का बीमा होगा, और ऊंट पालक बीमा योजना में ऊंट पालने वाली जाति का बीमा यानी उस आदमी का बीमा होगा। ठीक है ना। चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। पहली योजना लिखी अपन ने ऊंट बीमा योजना। ऊंट बीमा योजना, इसमें हो जाएगा, इसमें ऊंट का बीमा किया जाता है। ऊंट का बीमा होता है, इसमें ऊंट का बीमा होता है। ठीक है ना भाई। और एक हो जाएगी, एक तो ऊंट बीमा योजना सीधी हो गई, एक ऊंट पालक बीमा योजना। ऊंट पालक बीमा योजना, ऊंट पालक बीमा योजना। और ऊंट पालक बीमा योजना में, इसमें ऊंट पालक का बीमा होता है। बताओ ऊंट पालने वाली जाति का नाम क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कौन रखता है? ऊंट कौन सी जाति पालती है भाई? तो ऊंट पालक जाति है वो है आपके रेबारी। रेबारी को कहा जाता है हमारे इधर राजस्थान में कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में राइका। मेवाड़ क्षेत्र में इनको प्यार से राई जी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये राइका रेबारी देबारी जाति के लोग होते हैं, ये भाई पाबू धनी के दीवाने होते हैं। यानी कि पाबू जी राठौड़ को मानते हैं। किनको मानते हैं? और पाबू जी राठौड़ पहले ऐसा आदमी थे जो मारवाड़ में क्या लेकर आए? ऊंट। लंका थली सिंध प्रांत से लेकर आए थे, और इसीलिए ऊंटों के देवता लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है। इसीलिए पाबू जी को क्या कहा जाता है? पाबू जी राठौड़ को कहा जाता है। राजस्थान क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हुए भाई पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ का मंदिर जोधपुर जिले में है। इन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, क्योंकि ये मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे। और अंता देवी को कहा जाता है ऊंटों की देवी। अंता देवी को क्या कहा जाता है? ऊंटों की देवी। ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर से बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई। ध्यान रखना है कि भाई पशु बीमा के अंदर आपको एक तो गाय, भेड़ और ऊंट, इन तीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीन में मैंने 10 योजनाएं लिखाई है। दुग्ध अक्षय योजना, गोपालक बीमा योजना, गोरक्षक बीमा योजना, कामधेनु। अब यहाँ पर गोपालक बीमा, यहाँ हो गया अविका पालक, इधर हो गया गोरक्षक, इधर हो गया अविरक्षक, इधर हो गया ऊंट रक्षक। इधर हो गया ऊंट बीमा, अवि कवच बीमा योजना, और गोपालक बीमा योजना, गोरक्षक बीमा योजना, कामधेनु बीमा योजना। कुल मिलाकर योजनाएं सब मिलती जुलती है, नाम से आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद गाय की 4 योजनाएं लिखी थी, उसमें से 2 के बारे में मैंने पॉइंट लिखाया। 2 योजनाएं भेड़ के बारे में भी मैंने पॉइंट लिखाया था, और 2 योजनाएं मैंने ऊंट के बारे में भी लिखाया था। ऊंट पालक और ऊंट बीमा वाली। ठीक है ना। ये चारों योजनाएं हमारे कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। नोट लगा लीजिएगा, आपके पेपर में छप गया यह सवाल। मैं कहता हूं कि आपके पेपर में छप गया यह सवाल। अगर योजना का कोई सवाल आया तो 100% यहां से एक सवाल आएगा, और इसके बारे में अब मैं डिटेल से आपको लिखाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप याद करो कामधेनु योजना को, इससे पहले कामधेनु योजना को हमने कहाँ पढ़ा था? अभी जस्ट मैंने जब कामधेनु योजना लिखाना शुरू किया था, गाय बीमा योजना में मैंने बात की थी, उस समय मैंने कामधेनु का नहीं लिखाया कि उस समय जो कामधेनु योजना आई थी वो 1997-98 में आई थी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार का उसमें योगदान था। इसके बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ा था। इसके बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ा था। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है वो कहाँ की है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, पहले बताओ
ये काम किसने किया था? तो अपन कामधेनु बीमा योजना की बात कर रहे थे ना। अब देखो आपके राजस्थान के अंदर याद करो भाई, राजस्थान में याद करो 24 अप्रैल 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं मैं। 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 सर क्या था? 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी और पूरे राजस्थान के हर एक जगह पर महंगाई राहत कैंप लगाया था। आपको पता हो तो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो कोई भी जगह मिली अशोक गहलोत सरकार ने, वहां पर क्या लगाया था? महंगाई राहत कैंप। आपको याद आ रहा है? दूसरा उसका नाम क्या था ये बताओ? उस महंगाई राहत कैंप का दूसरा नाम क्या था मुझे ये बताइए। चलो देखो भाई, 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक सरकार ने लगाया था भाई महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप। और इसी का जो दूसरा नाम था वो इसी का दूसरा नाम हुआ प्रशासन गांवों के संग। प्रशासन गांवों के संग। प्रशासन गांवों के संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर ये योजना चल रही थी 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक, महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग। इस इन दोनों कैंप के अंदर जो मुख्य कार्य था वो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का था। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे पर मुख्य काम था कौन सा? बिल्कुल मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ठीक है ना। अब देखो इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत वास्तव में सरकार ने कहां से की थी? गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं ने की थी भीलवाड़ा जिला से। गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में भी कहां पर? गुलाबपुरा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ने खुद ने उद्घाटन किया था। चलो 6 सितंबर 2023 की बात करें तो देखो भाई, डेट हो जाएगी आपके, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम किया था वो हो जाएगी आपके 6 सितंबर 2023। कहां पर ये हुई थी? आपके भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा, गुलाबपुरा कौन सा पूरा हो जाएगा? गुलाबपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रारंभ की। साथ साथ में लिख लो, मजा आ जाएगा और याद कर लो यहीं पे, ठीक है ना। गुलाबपुरा, अशोक गहलोत, 23 सितंबर, ठीक है ना। 23 सितंबर, 23 सितंबर नहीं 6 सितंबर 2023 नाम आ रहा है। 6 सितंबर 2023, हाँ ठीक है ना। इसके बाद देखो, हाँ योजना के अंदर क्या हुआ था? योजना में ये लक्ष्य रखा था कि इस योजना में कम से कम 850 करोड़ रुपए खर्च कर दूं कि तो देखो भाई, इस योजना में या लिख दूं, चलो इस योजना में जो कुल राशि थी योजना के अंतर्गत लगभग 750 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान रखा गया। इस योजना में
750 करोड़ ऐसे आंकड़े पूछे जाएंगे रुपए का वार्षिक, 1 साल का वार्षिक अनुदान रखा गया। और इसके तहत कहा गया कि हम कम से कम 1 साल में 20 लाख पशुपालक को लाभान्वित करेंगे। यानी कि कितने पशुपालक लाभान्वित होंगे? 1 साल में 20 लाख का टारगेट लिया। पैसे कितने लिए? 750 करोड़ रुपए। कितने लिए? भी 750 करोड़ रुपए। 20 लाख का जो किसानों को लाभान्वित करने का टारगेट लिया गया। अब लाभान्वित कैसे करेंगे? इसके लिए इन्होंने एक शर्त रखी, थारे घरे गाय भैंस है या नहीं, कई मतलब को नहीं, थारे जन आधार कार्ड है या नहीं है वो बता। बस सरकार ने ये योजना की, थारे जन आधार कार्ड होवे तो थाको बीमा हो जाए। तो सरकार इस कैंप में बुलाती कहती है अपने जन आधार कार्ड लेके आओ, थारी सारी योजना अपडेट कर दिया माँ। तो सारी योजना कैसे अपडेट होगी? जिस व्यक्ति के पास जन आधार था उसको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिला था। तो जन आधार होना बहुत जरूरी था इसमें। देखो डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पशु है न, धन आधार होना बहुत जरूरी था। यहां पर मैं लिख लूं जन आधार धारक पशुपालक के दूधारू, वो भी दूध निकालने वालों, दुधारू पशु जो दूध दे रहे हो, दुधारू पशु उसमें भी 2, या तो गाय या फिर भैंस, गाय भैंस की अकाल कारण से मृत्यु हो जाए तो प्रत्येक पशु पर 40,000 रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा, बीमा दिया जाएगा। यानी कि एक किसान को, अगर एक किसान के 2 पशु है, कितने पशु हो जाएंगे? 1 और 2। यानी कि अगर एक किसान के 2 पशु है, 1 और 2, अगर इसकी भी मृत्यु अकाल समय में हो गई और इसकी भी मृत्यु अकाल समय में हो गई, यानी कि दोनों की अकाल समय में अगर मृत्यु हो जाती है तो 40,000 इसको भी मिलेंगे, इस पशु के आपको 40,000 मिलेंगे और इस पशु के भी आपको कितने मिलेंगे? 40,000। तो टोटल मिलाकर एक किसान को मैक्सिमम जो प्राइज है वो 80,000 रुपये उठा सकता है। कितना उठा सकता है? 80,000 रुपये। कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, आपके गलत नहीं होना चाहिए। बताओ मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कब शुरू हुई? 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक राजस्थान में 2 बड़े कैंप चले थे, महंगाई राहत कैंप और उसी को कहते थे प्रशासन गांवों के संग। इसमें ये योजना चलाई गई। 6 सितंबर 2023 को इस योजना का उद्घाटन भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रारंभ की। ठीक है ना। हम बात करा पा इस योजना में 750 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया। टारगेट देखो भाई कितना रखियो, 750 करोड़ रुपए का। कितने का? इस योजना में जो टारगेट था वो 750 करोड़ रुपए का। कितने पशुपालक टारगेट लिए? 20 लाख। क्या अनिवार्य है इसमें? जन आधार धारक ही पशुपालक हैं वो होंगे। और प्रत्येक पशु के ऊपर कितने का? 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो हो गया। अगली योजना आएगी पशुपालन से संबंधित योजनाएं एवं विकास कार्यक्रम। पशुपालन से संबंधित योजनाएं एवं विकास कार्यक्रम। अब इन पशुपालन से संबंधित योजनाएं और इससे विकास कार्यक्रम द्वारा सरकार के कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे? ठीक है ना, वो आपको बताना है भाई सरकार के कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें
मुख्य रूप से मैं कहूँ तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन पशुपालन से संबंधित योजना विकास कार्यक्रम में एक कार्यक्रम आपके चलाया गया जिसका नाम था आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, और इसी को अपन कहते हैं NDDB। इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर देके जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या था, और वर्तमान के अंदर ये क्या क्या चीजें करी है, ठीक है ना। तो मेन चीज ये पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें वो आप ध्यान से देखें। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, बात कर लिया। तो देखो सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करा, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1965 के अंदर। स्थापना की बात करा, स्थापना हो गई थी आपके 1965। इसकी स्थापना कब हुई थी आपके 1965। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपके आनंद, गुजरात। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आनंद, गुजरात के अंदर। आनंद, गुजरात, वहां पे इसका मुख्यालय, ठीक है ना। उद्देश्य था कि राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी की स्थापना करना, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखो उद्देश्य यही था, उद्देश्य यह था कि राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी की सभी जगह पर स्थापना करना। हर गांव में कोई अगर डेयरी मिले कि ये सहकारी समिति है, कौन सी समिति है भाई, क्या सहकारी समिति है, तो पूरे देश में राज्य स्तरीय पर, पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी की सभी जगह पर स्थापना करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। हम जब बात करा विश्व की सबसे बड़ी डेयरी जो योजनाएं हैं, जिसे भारत में किस नाम से जाना गया पता आपको, ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक योजना चली गई, वो भारत की सबसे बड़ी डेयरी योजना हो गई, ठीक है ना। लिखूं मैं यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी डेयरी योजना जो भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाई गई, याद हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड है वो दूध से संबंधित था, किससे संबंधित था, दूध से संबंधित, ठीक है ना। और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना पूछ ले, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, ये भी सवाल आने लायक है, यहाँ लिख दूं,
भारत डेयरी निगम। भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1970 के, ठीक है ना, 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी 1970 में भारतीय। तो मैं यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में यानी कि एनडीडीबी के बारे में बताया था। इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आनंद गुजरात के अंदर है। पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारी डेयरी की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है, ठीक है ना। ये नॉर्मली बातें हैं और यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हाँ, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते भाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी अभी तो जस्ट पढ़ा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किसके है? दूध उत्पादन से। और इसका जो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन था। कौन था भाई? वर्गीज कुरियन। उद्देश्य क्या लिया था उन्होंने? डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बिल्कुल डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। यानी कि हर आदमी एक अपना आप में डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना। और ये 3 चरणों में चला गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड है वो 3 चरण कब कब चलाए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो मैं बात करूं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पहली बात, श्वेत क्रांति का जो पहला तो इनका वो था ना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा आपके वर्गीज कुरियन। ये कुरियन साहब आपके सामने रहे। ये हैं आपके वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है ना। यहाँ लिख दूं, याद हो जाएगा आपको। वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था श्वेत क्रांति का? श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ठीक है ना। अब देखो श्वेत क्रांति का मुख्य यही था कि भाई दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, और इसके लिए डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूं पूरे देश में डेयरी को आत्मनिर्भर करने के लिए बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अब देखो भी ऑपरेशन फ्लड है वो खुद 3 चरणों में चलाया गया। यह 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में भाई? 3 चरणों में। ये 3 चरणों में चलाया गया था। हम देखो 3 चरण कौन कौन से थे, तो मैं यहां पर लिखो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण। तो मैं यहां पर लिखूं ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण
यहां पे मैं लिख दूं ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण, एक, दो और तीन। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है। और मैं यहां पर लिख लूं ऑपरेशन, साथ साथ में लिख लो रे, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण। यानी कि ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण। मैं पहले भी आपको बता देता हूं कि आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और कुछ गद्दार जो बैठे हैं, जो रफ कॉपी में अपना नोट्स बना रहे हैं, वो सुधर जाओ। और जिस दिन मैं गुप्त अभियान पर आ गया, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। आप खुद को पता नहीं चलेगा कि हमारा खात्मा कैसे हुआ, तो सुधर जाओ टाइम पे। अच्छा सा रजिस्टर लो, क्यों ये रफ कॉपी के अंदर छाप रहे हो? मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं लिखा रहा हूँ क्या? तो इतनी अच्छी चीजें लिखा रहा हूँ तो फिर रफ कॉपी में क्यों उतार रहे हो? रे मर जाओ, एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ ना। रफ कॉपी में उतारने की कहाँ जरूरत है आपको? यहाँ तो दो चीजें हैं, या तो आप होशियार ज्यादा है या हमें कम होशियार समझते हैं। बढ़िया से एक बार ही नोट्स बनाओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक तो रहे ज्यादा, तुम घर में अकेले पैदा नहीं हुए हो, घर में और भी छोटे भाई बहन हैं, उनको भी अभी तैयारी करनी है। तुम एक बार नहीं लगे तो क्या दूसरी बार और कोचिंग करोगे क्या? तो फिर बेवकूफ बनती है ना। एक बार कोचिंग करो, किसी की भी करो आप, पशुपालन की करने के बाद पटवारी देना, ग्राम सेवक देना, फर्स्ट ग्रेड देना, सेकंड ग्रेड देना, कोई भी देना, सब में काम आएगा। राजस्थान जीके जैसी तो वस्तुएं सब में काम आती है। क्या ये योजनाएं और में नहीं पूछी जा सकती क्या? तो फिर ढंग से एक बार ही मैटर बना दो, बार बार कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। एक बार कोचिंग करने के बाद तुम गांव चले जाओ और गांव जाके आराम से पढ़ाई करो, उस नोट्स को रिवीजन करो। और फिर क्या है, ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर तुम्हारे पास हैं, किसी भी वक्त आप कोई डाउट हो तो डाल सकते हो, आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। और क्या चाहिए आपको? इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स एक बार बनाओ और अच्छे से बनाओ। बार बार तैयारी नहीं होती है प्यारे विद्यार्थियों, और पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ना इतना गुस्सा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर अपन 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते ना, और फिर दोबारा वही वैकेंसी आती है और उसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, और वो मैटर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, बड़ी हालत खराब होती है। पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ना, नई चीज तो फिर भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। जैसे आप भाग ब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मजा आ रहा है कि ठीक है याद हो रहा है। दूसरी बार अगर मैं भी पढ़ूंगा तो आपको कहेंगे यार क्या फालतू बकवास कर रहे हो। मैं ये चीज सही कह रहा हूँ, फैक्ट है कि नहीं है? सुन लो अभी से, अच्छे से नोट्स बनाओ, कहाँ तकलीफ कहाँ आपको। और मैं कोई स्पीड से लिखा रहा हूँ कि इतने तो धीरे लिखा रहा हूँ, और इससे धीरे मैं क्या लिखूँ आपको बताओ? एक एक चीज बोल बोल के लिखा रहा हूँ, लाइन टू लाइन लिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं छाप रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में छापो, नोट्स बनाओ। याद नहीं हो तो देखो, एक लिखावट भी अपना एक तरीका होता है। तुम ऐसे पैराग्राफ की तरह लिख दो, तुम्हें याद ही नहीं होगा, और एक अच्छे से नोट्स बनाओ तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। सीधी बात है, लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है। समझो इस बात को, सीरियस लो। हाँ, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन फ्लड है वो 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में चलाया गया? 3 चरणों में। पहला चरण था आपके 1970 से 78। 1970 से 1978। दूसरा चरण था 1978 से 1985, 1978 से 1985। और तीसरा जो चरण था आपके 1986 से 1996, 1986 से 1996, 1996। यानी कि याद क्या करना, 70 से 78, 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 के बाद 85, फिर 86 से 96। ये 3 ऑपरेशन के 3 चरण थे ऑपरेशन फ्लड के, और दूध डेयरी वाले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये चीज़ें चलाई गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं अभी भी कह देता हूँ कि सवाल छप सकता है, 100% इम्पोर्टेंट है, सवाल छप सकता है, ठीक है ना।
हम जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे याद होगा? आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो याद कैसे होगा? ठीक है ना? और जब तक हम पढ़ते नहीं है तब तक। अब इसके बाद में भी अपन बात कर लो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके बाद में देखो आपका आएगा गोवर्धन योजना 2018। ये 2022-23 के बजट की बात है भाई, ठीक है ना? योजना 2018 पर 2022-23 में देखो भाई 2022-23 के बजट में आर्थिक समीक्षा में, यही बात समझ में? बजट और आर्थिक समीक्षा में अंतर क्या होता है? बजट वो होता है जो अगली साल हम करेंगे, यानी कि इस साल बजट जारी होगा कि आने वाले एक साल के अंदर हम ये काम करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा ये होती है कि हमने एक साल में ये काम कंप्लीट किए हैं, देखो हमने जो बोला था वो हमने कंप्लीट किया या नहीं किया, वो आर्थिक समीक्षा में आता है, ठीक है ना? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार लगभग 500 नए अवशिष्ट 500 नए अवशिष्ट से आमदनी, अवशिष्ट से आमदनी। अवशिष्ट का मतलब समझते हो ना? गोबर के जो गाय के जो गोबर होती है, भैंस की गोबर होती है, यानी कि पशुओं के जो गोबर होती है, उसका उपयोग क्या करें? उस अवशिष्ट से आमदनी कैसे करें, प्राप्त करें? तो अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना करना, ठीक है ना? अब हुआ क्या? हुआ ये इस योजना में 1,000 नहीं, पूरे 10,000 करोड़ लिख रहा हूं। 10,000 करोड़ की लागत होगी। दस हजार करोड़ की लागत होगी। पहले मैंने एक लागत और लिखी थी जिसमें 750 करोड़ लिखाए थे और 20 लाख किसानों को लाभान्वित करना था। वो कामधेनु योजना का था। किसका था? कामधेनु योजना का। अब देखो इसके तहत जो प्राकृतिक, प्राकृतिक में जैसे बायोगैस आ गया बायोगैस इससे ही बनती है ना? बिल्कुल, चलो लिखा देता हूं मैं। तो देखो नोट लगा के यहीं से लिख लेना। इस योजना के तहत प्राकृतिक बायोगैस विपणन करने वाले सभी संगठनों को, सभी संगठनों को 5%, 5% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 5%। अरे इसमें संगठन का मतलब जैसे कोई भी बायोगैस का कोई भी प्लांट लगा रखा है, जैसे आप भी वो प्लांट लगा सकते हो, तो उसमें जैसे अभी ये नहीं हो रहा कि सोलर प्लेट के अंदर आपको सब्सिडी दी जा रही है, यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसमें 5% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है ना? तो देखो भाई 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 500 नए अवशिष्ट से आमदनी
ये सवाल ऐसे बनते हैं। सवाल ऐसे बनेगा आपके, सवाल क्या बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा, अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई? गोवर्धन योजना 2018। और इसका काम पर करने का वो मिलता है आपको तो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अंदर। टोटल बजट कितना रखा है? तो जो टोटली बजट रखा गया है वो 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कितना हजार का? 10,000 का, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और जो इसके अलावा जो भी काम करेंगे ऐसे संगठन, उसको 5% की सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। कर लेंगे ना? चलो, अगली योजना आ जाएगी आपके किसान रेल योजना। काफी बार क्या होती है, पैदावार बहुत ज्यादा होती है, और पैदावार ये ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे गांव में दूध ज्यादा हो रहा है। अब वो तुम्हारे गांव में हर घर में भैंस है, हर घर में गाय है, हर घर में बकरी है। अब तुम उन दूध का क्या करोगे? सर हम डेयरी पर देंगे। तो डेयरी पे भी कौन लेगा? डेयरी वाला क्या करेगा? आप लोगों को ही देता है, इधर से इधर आदान प्रदान करता है। डेयरी वाला उस दूध को इकट्ठा करके कहीं शहर में भेजेगा, और शहर में गाय भैंस है नहीं, तो शहर में भेजना जरूरी है। हम शहर में भेजने के लिए, अब मुझे ये बताइए कि आपका गांव मान लीजिए यहाँ से जोधपुर शहर से 100 किलोमीटर दूरी है, तो वो दूध सफर कैसे करेगा? 100 किलोमीटर आने जाने में भाई साहब, फिर सड़कें आपको पता है, टूटी फूटी सड़कें, बीच में 2-3 टोल आ गए, गाड़ी रुक गई, सब चीजें हो गई। ऐ करता करता अंडे दूध पहुंची अपने 12-1 बजिया। हम थे बताओ 12-1 बजिया वो दूध सलामत रही गई, और फिर वो शाम को आएगा आपके घर पर। सर्दियों में तो कोई बात नहीं, चल जाता, गर्मियों में कैसे चलेगा? दूध फट जाएगा। तो सरकार ने एक रेल योजना चलाई कि ऐसे कोई भी किसान की फसल हो, दुग्ध हो, मांस हो, अंडे हो, कोई भी हो, जो चीजें जल्दी खराब होती है उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, और ये काम करेगी ये 1 फरवरी 2020 को, ठीक है ना। भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी के माध्यम से एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है ना, जिसमें छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा हो। चलो भाई, 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 में ये योजना आई थी। 1 फरवरी 2020। बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं इस फरवरी ने। वाह वाह करो। बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं इस फरवरी ने। कमबख्त लोग ऐसे गालियां नहीं देते, इसीलिए तो इनके दिन कम पड़े हैं। 28 की होती है ना, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। तो देखो 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 को भारतीय रेल, भारतीय रेल विभाग है खुद का पर्सनली, उसके साथ अपना संबंध होना जरूरी है। भारतीय रेल निजी व सार्वजनिक समझौता, यानी कि एक समझौता किया गया, ठीक है ना, निजी व सार्वजनिक समझौता के माध्यम से प्रारंभ की गई, समझौता के माध्यम से प्रारंभ की गई। इस योजना में छोटे किसानों को अधिक फायदा पहुंचाना, और क्या था, ऐसी सामग्री जो जल्दी खराब हो, जैसे दूध, दही, सब्जी, मांस, कोई भी आ जाए जो किसानों से जुड़ा हुआ।
ऐसी सब्जियों को इस ट्रेन के माध्यम से तुरंत सप्लाई करवा दी जाएगी। किसानों को माल पहुंचाने के लिए मिली 50% की सब्सिडी, ठीक है ना, किसान रेल योजना के तहत। किसके तहत? किसान रेल योजना के तहत। ये देखो भाई, किसान रेल योजना। भाड़ा भी कम लगेगा इसमें, भाड़ा भी और क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। चलो भाई, अगली योजना की बात करें, ऊंट से संबंधित है। ऊंट से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं आई हैं उसके बारे में अपन बात करें। ऊंट संरक्षक योजना 1 नवंबर 2022। ऊंट संरक्षण योजना आई थी भाई आपके 1 नवंबर 2022 के अंदर। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, तो अब इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछी जाएगी आपको। अब पूछा क्या जाएगा आपको, पहला ये योजना आई कब, 1 नवंबर 2022 को। ऊंटों की संख्या में घटती हुई कमी को देखकर सरकार ने योजना चलाई थी, ठीक है ना। तो योजना आ गई भाई आपके 22 के अंदर, 1 नवंबर 2022 योजना आ गई भाई आपके 1 नवंबर 2022। मुख्य कार्य क्या था, ऊंटों की संख्या में लगातार हो रही कमी को ध्यान में रखकर, हो रही कमी को ध्यान में रखकर योजना चलाई गई। योजना में क्या है, योजना में यही था भाई, किसी भी ऊंट पालक, किसी भी ऊंट पालक के योजना का लाभ वो लेगा, पहली बात तो उसके आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जन आधार कार्ड। आधार कार्ड भी नहीं, जन आधार कार्ड होना चाहिए। उनका जन आधार कार्ड काम आएगा जिनकी ऊंटनी संतान देने वाली है, बच्चा पैदा करने वाली, उनका काम आएगा। तो उनका जन आधार कार्ड से अपडेट होगा। और जब उनकी ऊँटनी से कोई भी नर हो चाहे मादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो सरकार 10,000 रुपये देगी। कितना देगी, जैसे लड़कियों के जन्म पर राजश्री योजना चला रखी है ना, उसी प्रकार इसमें ये एक योजना चला रखी है, ठीक है ना। गर्मी ऑन लगी, तो ये एक योजना चलाई गई, ठीक है ना। चलो, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ऊंट पालक का जन आधार होना चाहिए। ऊंटनी के ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे तो वो नर हो और चाहे मादा हो, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, पहले तो ये 3 किस्तों में देने थे, 18 महीने के अंदर 6-6 महीने की किस्तें थी। फिर सरकार ने इसको 2 किस्तों में कर दिया। कितने किस्तों में, 2 किस्तों में। और 2 किस्तें 5,000 की एक और 5,000 की एक। देनी कब है, पहले 18 महीना था, अब 0 से 2 माह में। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले यही 18 महीने में देने थे, 6-6 महीनों से किस्त आती थी, अब 2 महीने में किस्त आ जाएगी और तुरंत ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक आएगी आपके पशु मित्र योजना, ये 2023-24 के बजट घोषणा में की गई और 5,000 युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने ऐसा वादा किया था। दिया या न दिया वो तो आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। 2023-24 बिल्कुल अगले है, बजट हमेशा एडवांस होता है ना। 2023-24
के बजट में घोषणा ये थी कि राज्य के 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जो पशु मित्र बनकर बिल्कुल पुलिस मित्र भी होता है, बनकर कार्य करेंगे। गांव में आज भी भर्ती आती है पुलिस मित्र की, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई पशु कोई सही हालत में नहीं मिला है तो उसको रेस्क्यू करना ये इनका काम होता है। कहीं पे सूचना मिलती है तो भी जाना है। 5,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, ये बड़ी चीज सरकार ने निकालने का प्रयास किया था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट निःशुल्क दवा योजना। भाई ये बहुत बार पूछी गई है निःशुल्क दवा योजना की, ठीक है ना। हाँ, बहुत बार पूछी गई है। नहीं, अपनी अपनी दवा योजना लगे, ये दवा योजना लगे। इसमें लगभग अभी औषधियों की जो संख्या है ना, वो लगभग 110 के आसपास दी जाती है। लगभग 110 के आसपास इसमें दी जाती है। निःशुल्क दवा योजना में जब अपन बात करते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना वाला भाई आपके, ठीक है ना। निःशुल्क दवा योजना की बात करें, ये दवा योजना आपके कब शुरू हुई थी? तो 15 अगस्त 2012 को। इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 2012 को ये योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। आपका आएगा 2 अक्टूबर 2011 ऑप्शन में, क्योंकि उस दिन केवल दवा योजना प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर निःशुल्क दवा पशु के लिए पूछी जा रही है, ठीक है ना। 15 अगस्त 2012 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। नाम क्या रखा गया इसका? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना, ये इसका नाम था, ठीक है ना। अब इस योजना में सबसे पहली बार, जब ये योजना सबसे पहली बार प्रारंभ की गई तो इसमें लगभग 87 प्रकार की औषधि शामिल की गई। 87 प्रकार की औषधि, लगभग एक साथ औषधि, यानी कि RGSS वाला जो कार्ड अपन काम लेते हैं, कहते हैं ना कि भाई इसमें फलानी फलानी चिरंजीवी के अंदर आपके ये दवाई आती है। चिरंजीवी में सभी आती है। RGSS होता है जिनके गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनके फिक्स होता है कि भाई ये औषधि ही इसमें शामिल किए गए, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो जब ये योजना का प्रथम चरण था ना, पहली बार में 87 प्रकार की औषधि और 13 प्रकार का सर्जिकल ड्रेसिंग, मतलब 13 प्रकार का जो सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल है, मटेरियल। तो देखो 87 प्रकार की औषधि और 13 प्रकार का सर्जिकल मटेरियल, ये आपके प्रथम चरण में दिया गया। यहां पर मैं लिख लूं प्रथम चरण। और सेकेंड चरण के अंदर, सेकेंड चरण में बात करूं तो 43 औषधियां और जोड़ी गई। 43 प्रकार की औषधि, 43 प्रकार की औषधि को और ऐड किया गया और 3 सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल को और शामिल कर दिया गया। तो अब बताओ टोटल लगभग अभी वर्तमान में लगभग वर्तमान आंकड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वर्तमान में लगभग
प्रकार की औषधि है। वर्तमान में लगभग 110 प्रकार की औषधि है। तो निःशुल्क दवा योजना के बारे में जरूर ध्यान रखना, 100% पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2012 का शुरू हुई है। पहले 87-3, फिर 43-3, 87-13, फिर 43-3 और वर्तमान में 110 प्रकार की औषधि इसमें दी जाती है। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, इसके तहत राजस्थान में नस्ल सुधार योजना चलाई गई। भेड़ व बकरी वंश हेतु प्रदर्शनी व प्रशिक्षण जैसे ऐसे शिविर का आयोजन करवाना, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान था। ठीक है ना। पहली बात तो ये नस्ल सुधार के लिए चली गई। दूसरी बात, भेड़ बकरी पर ज्यादा फोकस किया गया। भेड़ बकरी की प्रदर्शनी या फिर शिविर लगाना, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान था। 90:10 का योगदान रखा गया और 9 जिलों में लागू की गई। पहले इतना सा थोड़ा ध्यान रख लेना। पहले कितने जिलों में लागू की गई थी? 9 जिलों में। पहले कितने जिलों में लागू की गई थी? 9 जिलों में। तो नस्ल सुधार के लिए है ये भेड़ बकरी की प्रदर्शनी और शिविर लगाना हो जाती हुई लगाना। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। इसका जो अनुपात है, अनुपात आपके 60-40 का होगा बेटा। 60:40, 60:40 का, और 9 जिलों के अंदर ये योजना लागू थी। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में आपको आना चाहिए। अगली जो योजना की बात करा, ऊंट विकास योजना, 2 अक्टूबर 2016 ने। ठीक है ना। और जो ऊंट पालक और संरक्षक ऊंट की संख्या वृद्धि, ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देना, बस यही काम था। ये जो मेन थी 2 अक्टूबर 2016 को चली गई, ये ध्यान रख लेना। ये योजना है वो आपके 2 अक्टूबर 2016 में चली गई। ऊंट पालक को बढ़ावा, ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना, ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना, ये भी इसका काम था। और ऊंटों से संबंधित प्रोत्साहन देना। ऊंट विकास है ना, संबंधित प्रोत्साहन देना। नॉर्मल है, बस डेट याद रख लेना आपके 2 अक्टूबर 2016। डेट इसकी क्या हो जाएगी? 2 अक्टूबर 2016 हो जाएगी। ठीक है ना। इनमें बजे केंद्र सरकार और राज्य सरकार योगदान लेवा पा, केंद्र और राज्य सरकार का तो 90:10 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 90:10 का योगदान रहेगा। ठीक है ना। चलो ओके। अगली योजना की बात करा पा, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। ये योजना आपके 29 अगस्त 2019 को आई थी। 29 अगस्त 2019 को ये योजना आई थी, और इसके तहत मतलब गौशाला, नंदी गौशाला खोलना। ठीक है ना। इस योजना के तहत नंदी गौशाला खोलने थे, यानी कि नंदी गौशाला खोले भी गए भाई, लिख लो। 16 नंदी गौशाले खोले गए। कितने? 16 नंदी बैलों के गौशाला खोले गए। इसमें भी केंद्र और राज्य सरकार का वो अनुपात रहेगा 90:10 का।
90:10 का। पर इस योजना के तहत 16, पर ये ध्यान रखना ये आई कब है, तो ये ध्यान रख लेना ये आई है आपके 29 अगस्त को। कब आई है? 29 अगस्त को आई थी। चलो भाई आप एक और योजना पढ़ लिया, देवनारायण। देवनारायण योजना है वो कब है? एक देवनारायण स्कूटी योजना अलग है। आप देवनारायण आवासीय योजना के बारे में बात करा, देवनारायण आवासीय योजना के बारे में बात करा तो देवनारायण आवासीय योजना इसमें क्या होता है भाई? टीन शेड लगा के घर बना के दिया जाता है। सरकार ये कहती है कि भाई हम आपको एक ऐसा स्थान देंगे जहां पर दूध निकालना, गोबर गैस के प्लांट सब एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको लॉटरी सिस्टम से सारे दिए जाएंगे। ये योजना आई थी भाई आपके 2020 में, ठीक है ना। किसान को एक ही स्थान पर मूलभूत सभी सुविधा देना। आपके गोबर यहाँ से हम ले लेंगे, आपका दूध भी हम ले लेंगे, आपके पशु को ही वितरण करना चाहते हैं वो भी हम ले लेंगे, सारी की सारी योजना इसमें होगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री पशु धन निःशुल्क दवा योजना हमने कंप्लीट पढ़ ली गई है, ठीक है ना। चलो आज बात करा भामाशाह पशु बीमा योजना। भामाशाह पशु बीमा योजना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 23 जुलाई 2016 को ये प्रारंभ की गई और भामाशाह पशु बीमा योजना है। इसके तहत भामाशाह कार्ड धारक जो लोग होंगे, भामाशाह कार्ड धारक जो लोग होंगे उनके बारे में ये चीज दे रखी है कि भामाशाह कार्ड तो 2008 से भी प्रारंभ हो गया था, पहले प्रारंभ हो गया था 2008 में। सरकार इसीलिए ये बना रही है जन आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, ताकि आप लोगों को फायदा मिले। 23 जुलाई 2016 में प्रारंभ, इतना ध्यान रख लेना। भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं को अनुदान प्रीमियम दिया जाएगा, जिसमें SC ST BPL को 70% तथा सामान्य श्रेणी को 30% ऐसा कुछ राशि आवंटित की जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना ये जो भामाशाह पशु बीमा योजना है ये आई कब थी आपके? 23 जुलाई 2000, बिल्कुल 2016। बस इतना ध्यान रख लेना। इसमें कम प्रीमियम दिया जाता है, पशुओं का बीमा कराने पर मिलेगी 70% की सब्सिडी। यहाँ जहाँ 70% की आपको नहीं मिलती, 70% की सब्सिडी मिलेगी, तो लिख लो पशु बीमा कराने पर, पशु बीमा कराने पर SC ST OBC को तो मिलेगी 70% की सब्सिडी। कितने परसेंट की सब्सिडी मिलेगी भाई? 70% की। और सामान्य श्रेणी को मिलेगी 30% की। सामान्य श्रेणी को मिलेगी आपके 30% की। 30% मिलेंगे सामान्य वाले को और बाकी लोगों को मिलेंगे आपके 70%, ठीक है ना। राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना ये रही आपके सामने, ठीक है ना। अक्टूबर 2022 तक 1.55 लाख दूध उत्पादकों को ये फायदा मिला था। इसमें अशोक गहलोत की योजना थी। अभी 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी कर दिया गया राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना में। तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू हुई थी। दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए और आंशिक अस्थायी विकलांगता पर आपको 2.5 लाख रुपए प्रदान किए। बहुत बढ़िया योजना, ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को लागू की गई। दुग्ध उत्पादक लोगों का दुर्घटना बीमा विकलांग हो जाता है। देखो एक तो होता है कि भाई विकलांगता हो गई या फिर उसकी मृत्यु हो गई,
तो उसको कम से कम विकलांगता वो भी स्थायी या उसकी मृत्यु होगी 5 लाख रुपए। कितने? और अगर वो विकलांग हुआ यानी कि हाथ पैर टूटे, उसके हड्डी टूट गई पर वो वापस जुड़कर सही हो जाएगी अस्थायी, तो उसको 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। छप गया एग्जाम में, छप गया एग्जाम में, ये समझो, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ लेना, 3 पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, छप जाएगा एक पे, बिल्कुल छप गया, ठीक है ना। ये भी छप सकता है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन, दूध पर अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर की 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है ना। तो इसमें पहले थी भाई दूध पर अनुदान राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की गई, प्रति लीटर 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई, ठीक है ना। और इस योजना में सरकार ने टोटल बजट दिया था 664.23 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। ये सबसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। हम आप सोच रहे हो कि अब इसमें क्या होगा, तो सरकार ऐसे में देती है तो वो हमेशा पूछती है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, ठीक है ना। ये योजना 1 फरवरी 2019 को निकली थी। चलो ये अगली और योजना की बात करें, फूड एंड 2010 में निकली हुई है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अनुपात रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, 60-40 का, 60:40 का, ठीक है ना। भारत सरकार की योजना राजस्थान में नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है ना, फिर भी लिख लो। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 1 अप्रैल 2018 नई। उद्देश्य क्या था कि भाई गौशाला जितने भी हैं उन सब गौशालों को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए लागत का लगभग 50% या अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2018 से निकली थी ये, 1 अप्रैल 2018 का। उद्देश्य था गौशाला, जितनी भी जो गौशाला चलती है, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। अब बनाएंगे कैसे कि एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र लगाना, बायोगैस संयंत्र लगाएंगे तो गैस बिकेगी, तो इसके लागत का 50% या फिर अधिकतम 40 लाख रुपए सरकार देगी। एक गौशाला में बायोगैस संयंत्र लगाना, ठीक है ना। सरकार क्या काम करेगी, लागत का 50% आपको देगी अनुदान। ताकि लागत ज़्यादा है तो सरकार कहती है हम ज़्यादातर अधिकतम 40 लाख रुपए दे सकते हैं, अधिकतम 40 लाख रुपए सरकार दे सकती है, 40 लाख अधिकतम सरकार है वो आपको कितना दे सकती है, 40 लाख रुपए सरकार दे सकती है, ठीक है ना। चलो एक दो और योजना है, अभी पढ़ लियो, हो सके पूछ ले, कहीं पूछे तो नहीं। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, ठीक है ना। जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाएगा। तो दूध उत्पादन जो दूध बेचते हैं उसका बीमा किया जाएगा। बहुत पुरानी थी पहले तो ये, पर अभी इसका जो चरण आया था वो 17वां चरण आया था आपके 15 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले 16 चरण हो गए थे, ठीक है ना। हाँ कुछ नहीं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं तो इतने इसमें एक चीज लिख सको, लिख लो भाई, दुग्ध उत्पादकों का
का बीमा पूछा जाएगा, कहीं पे भी नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो, एक आ जाएगा गोपालन विभाग आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। पशुपालन विभाग, इसकी स्थापना 13 मार्च 2014 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी पशु अगर वध करने के लिए बूचड़खाने में जा रहा है और वो पकड़ा गया, ठीक है ना, तो वध से बचाए गए पशुओं पर वध से, देखो भाई, वध बहुत, मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान तो फिर भी बचा हुआ है, यूपी साइड में जाओ भाई, क्या गायों को काटा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं महाराणा प्रताप का रूप धारण कर लूं, महाराणा सांगा का रूप धारण कर लूं और खात्मा कर दे सबका। खून खोल उठता है यार ऐसी चीजें देखते तो। बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, ठीक है ना। बूचड़ खाने आप में से, चलो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थियों, आप बताओ कि कौन कौन चाहता है कि राजस्थान के अंदर नहीं अपितु पूरे भारत में बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, अवैध रूप से जो गो तस्करी हो रही है, गो हत्या हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट गौ माता के नाम, ठीक है ना, कि भी कौन कौन चाहते हैं कि वास्तव में बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो देखो भाई, अगर पशु बड़ा है तो 40 रुपये प्रतिदिन, पशु छोटा है तो 20 रुपये प्रतिदिन। ये तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है ना, 40 रुपये 20 रुपये ये तो आपके होने चाहिए। तो इससे पहले देखो, हमने ये कम्प्लीटली ही पढ़ लिया था, पशुपालन वाला भाग हमने शुरू किया था, पशुधन बीमा, और फिर हमने भेड़ बकरियों के बारे में पशु पढ़ने शुरू किए थे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप नोट्स बना लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बिना नोट्स आप सक्सेस या सफलता नहीं ले सकते हो। इससे अच्छा है कि नोट्स बनाओ। सर पीडीएफ रेगुलर डालो, ये एक बहुत कमेंट आ रहा है। मैंने वादा किया है तो बहुत जल्द ही मैं आपके कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। जैसे साइंस की क्लास आपके कंटिन्यू आ रही है, आज या कल के अंदर 1-2 दिन में आपके मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। पशुपालन वाला भाग मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, और संडे को जो रात का टाइम होगा वो निकाल कर आपके लिए मैं ऑनलाइन सामाजिक अध्ययन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन में रिकॉर्ड करके आपको सीधा दे दूंगा। तो संडे की नाइट को मैं आपके सामाजिक अध्ययन रिकॉर्ड कर लूँगा, और वो सामाजिक अध्ययन रिकॉर्ड करके सारी क्लासें आपको डाल दूंगा। तो बताओ, सामाजिक अध्ययन भी आपको मिल जाएगा, पशुपालन वाला भाग मिल रहा है, साइंस मिल रही है, मैथमेटिक्स आपके शुरू करवा दूंगा। फिर बचेगा राजस्थान। जैसे ही ये ब भाग कंप्लीट होती मैं राजस्थान शुरू कर दूंगा, और ब भाग अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ब भाग के अपन लगभग 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं, और है कितने, 10-12 टॉपिक और हैं, तो 10 टॉपिक और हैं, जल्द कर लेंगे अपन। सामाजिक अध्ययन में बीच में करवा दूंगा, और उसके बाद राजस्थान जीके बचेगा। राजस्थान जीके में आप और मैं वादा करेंगे, पूरी पूरी रात रात पढ़ेंगे जग के, चाहे 24 घंटा मुझे पढ़ाना पड़े, चाहे 24 घंटा आपको जगना पड़े। दोनों साथ मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो चाहे मुझे 24 घंटा जगना पड़े, चाहे 24 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़े, हम दोनों मिलकर साथ संघर्ष करेंगे, और इस बार पशु परीक्षर 100% सिलेक्शन लेंगे। ये मेरा वादा है, ये आप भी हमसे वादा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि कौन कौन वास्तव में मेरी क्लास दिल से पढ़ते हैं और कंटिन्यू नोट्स बनाते हैं, और सिलेक्शन निकालने के लिए अपने आप को अग्नि के अंदर झोंक रहे हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।